हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री और भारत थर्ड का चैप्टर 4, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी एंड द पेशवा, क्लास 8th। In the first chapter of the book, we learned about the roles of हेमचंद्र विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप एंड दुर्गावती इन द रेजिस्टेंस अगेंस्ट मुगल। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? मुगल्स के बारे में पढ़ा था। और मुगल्स का विरोध कौन कर रहे थे? हेमू कर रहा था, महाराणा प्रताप कर रहे थे और दुर्गावती कर रही थी। मतलब कि इनके अगेंस्ट ये थे और वो उनके कंट्रोल में नहीं आना चाह रहे थे। अकबर के और जो भी जितने भी मुगल्स थे ना, उनके कंट्रोल में नहीं आना चाह रहे थे, तो उन्होंने उनका विरोध किया था। बहुत सारी लड़ाई भी हुई थी उनकी। और इन दिस सीरीज वी विल लर्न अबाउट, और इस सीरीज में हम छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे प्रेजेंट चैप्टर में, एंड स्टडी शिवाजी स्ट्रगल, और शिवाजी ने जितने भी संघर्ष किए अपनी लाइफ में वो पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, उन्होंने उनकी जो शासन की पॉलिसीज थी वो पढ़ेंगे। मिलिट्री मैनेजमेंट, कैसे उन्होंने वहाँ की मिलिट्री को मैनेज किया। और रिलीजियस आइडियाज़, उनके जो है धर्म से रिलेटेड क्या आइडियाज़ थे, तो हम ये आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो स्टडी हाउ हिज सक्सेसर पेशवा एक्सपेंडेड, और ये भी पढ़ेंगे हम उनकी जो सक्सेसर है, मतलब उनके जो उत्तराधिकारी है पेशवा, उन्होंने कैसे उनका मराठा एम्पायर, मराठा जो साम्राज्य है उसको कैसे उन्होंने फैलाया, एक्सपैंड किया। आफ्टर शिवाजी, फ्रॉम शिवाजी के बाद जो उनके सक्सेसर आए थे, उत्तराधिकारी आए थे, उन्होंने कैसे मराठा साम्राज्य को एक्सपैंड किया, फैलाया, फ्रॉम अटक से लेकर कटक तक। एंड ऑल्सो गेव प्रोटेक्शन, और उन्होंने मुगल रूलर से वहां के लोगों को प्रोटेक्शन भी दी। तो सीइंग अ ह्यूज स्टैचू इन द मेन स्क्वायर ऑफ मार्केट, मार्केट में एक मेन स्क्वायर, मार्केट के बिल्कुल मेन जगह में एक स्टैचू देखा। विनी अपने फादर से पूछती है, पापा हुज आइडल इज दिस, कि पापा ये किसकी मूर्ति है? फादर बोलते हैं, बेटी दिस इज द स्टैचू ऑफ शिवाजी महाराज की स्टैचू है ये। विनी बोलती है, पापा व्हाट इज द रीजन फॉर पुटिंग सच अ ह्यूज आइडल हियर। वो बोलते हैं कि पापा यहाँ पर इतनी बड़ी मूर्ति का रखने का क्या मतलब रीजन क्या है कि यहाँ यही मूर्ति क्यों रखी गई? तो फादर बोलते हैं, बेटी ही इज अ ग्रेट वॉरियर एंड एंसेस्टर। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटी महाराजा जो छत्रपति शिवाजी है, ये हमारा जो है एक बहुत ही बड़ा योद्धा है, और योद्धा के साथ ही हमारे पूर्वज भी है, जिन्होंने हमें बचाया था फ्रॉम एट्रोसिटी, जो फॉरेन इन्वेडर्स, जो बाहर के जो इन्वेडर्स थे, जो इंडिया में आए थे, दूसरे देश के जो आक्रमणकारी थे, जो इंडिया में आए थे, उन्होंने बहुत अत्याचार किए थे, बहुत टेम्पल्स को तोड़ा था, बहुत सोना वगैरह लूट के यहाँ से लेके गए थे। तो उन्होंने बताया कि ये जो आक्रमणकारी थे जो इंडिया में आए थे, उन्होंने हमें उनके अत्याचारों से बचाया था विदाउट केयरिंग फॉर हिज लाइफ। अपनी लाइफ की केयर किए बिना उन्होंने लोगों को अत्याचारों से बचाया। वी ऑल आर इंस्पायर्ड बाय देम, और हम सारे के सारे उनसे बहुत इंस्पायर्ड है। वी शुड हैव ट्रू डिवोशन टू दिस, हमें क्या होना चाहिए? ऐसे जो ग्रेट, इतने बड़े बड़े जो देशभक्त है हमारे, उनके लिए हमारी जो है सच्ची भक्ति होनी चाहिए हमारे मन में उनके लिए। एंड नेवर फॉरगेट, और उनके कंट्रीब्यूशन को हमें कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। इन द 17th सेंचुरी में जो मराठा थे वो स्टैब्लिश करते पावरफुल मराठा किंगडम। तो जो 17th सेंचुरी है उसमें मराठा जो साम्राज्य है वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं अपनी पावर को इन साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया कौन सा है? देखो, अब देखो साउथ इंडिया मतलब नीचे वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो मराठा साम्राज्य है वहाँ पर मराठा अपनी पावर को स्टैब्लिश करते हैं साउथ इंडिया में। किसकी लीडरशिप के अंडर? शिवाजी की लीडरशिप के अंडर। अब छत्रपति शिवाजी महाराज जो है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ का शासन किया। दृढ़ निश्चय थे ये, और कैपेबल स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीतिज्ञ थे, जिन्होंने जो है स्लेवरी मतलब जो नौकरशाही, जो लोग बिल्कुल नौकरों की तरह रह रहे थे, जो बंधन में रह रहे थे, उनको वहाँ से बचाया था उन्होंने। उस चैन से लोगों को मुक्ति दिलवाई थी, स्लेवरी से। अनरूटेड द मुगल रूल को उन्होंने खत्म किया इंडिया से। फ्रीड इंडिया, इंडिया को फॉरेन और जो टेरेनिकल पावर्स थी, जो दूसरे देशों की पावर्स थी, जो अत्याचार कर रही थी पावर हमारे ऊपर, उस पावर से इंडिया को उस पावर से बचाया था। एंड इंसिल्ड, और लोगों के मन में एक सेल्फ रूल मतलब कि हमारा खुद का ही रूल होना चाहिए, उसको उन्होंने लोगों के मन में जागृत किया था। ही फॉट विद, उन्होंने औरंगजेब के साथ बहुत सालों लड़ाइयाँ की, और इस्टेब्लिश करते हैं हिंदवी स्वराज को, ये इस्टेब्लिश करते हैं ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज, अपनी जो अदम्य साहस है और जो इनकी ताकत है उसकी हेल्प से, उसकी स्ट्रेंथ से इन्होंने हिंदवी स्वराज्य को इंडिया में स्टैब्लिश किया था।
एंड प्रोग्रेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव, और विद द हेल्प ऑफ इसकी जो डिसिप्लिन आर्मी थी, जो ये आर्मी रखते थे वो बहुत डिसिप्लिन थी, उस आर्मी की हेल्प से एंड वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, और जो इन्होंने अच्छी तरीके से शासन करने की जो यूनिट्स को डिवाइड कर रखा था ना, कि यहाँ पर ये इतने जने शासन करेंगे, यहाँ पर ये शासन करेंगे, तो इन्होंने अलग अलग लोगों को डिवाइड किया हुआ था शासन के लिए। तो इन्होंने वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत अच्छी तरीके से संभाला। एंड ही डेवलप्ड एक नया इन्होंने स्टाइल किया, गुरिल्ला वारफेयर। गुरिल्ला वारफेयर में क्या था, जब एंगेजमेंट इन द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन अ वॉर फोर्ट बाय, अब देखो जो स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स डिवाइड कर रखे थे सोल्जर्स के, ताकि जो वहाँ के छोटे मोटे जो अफेयर्स होते हैं या फिर छोटे मोटे जो काम होते हैं ना लोगों के बीच में, जो दंगे फसाद होते हैं ना, तो वो जो ग्रुप्स बना रखे थे छोटे छोटे लोगों के, सोल्जर्स के, वो वहाँ के जो वहाँ के लोगों को जो समस्याएं हो रही है उनको सोल्व कर रहे थे। तो गुरिल्ला वारफेयर में यही थी, जो स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स थे सोल्जर्स के, वो बड़ी बड़ी जो फोर्सेज है उनके अगेंस्ट लड़ाई करते थे। एंड बाय रिवाइविंग एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल प्रैक्टिस, और इन्होंने क्या किया, लोगों के मन में जो हमारी पुरानी पुरानी राजनीतिक जो प्रैक्टिसेस थी उनको शुरू किया। एंड कोर्टली एटिक्वेट, और जो सभ्य शिष्टाचार है वो मराठी एंड संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। पर्शियन लैंग्वेज थी पहले, देखो मुगल्स थे, मुगल्स की लैंग्वेज पर्शियन थी, तो इन्होंने क्या किया था, पर्शियन लैंग्वेज को हटाकर मराठी और संस्कृत लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। द थॉट ऑफ हिज गुरु, इनके जो गुरु के जो थॉट्स थे, उनके गुरु का नाम था समर्थ रामदास। एंड द सन्स ऑफ द टाइम, उस टाइम के जो सन्स थे, तुकाराम, नामदेव एटसेट्रा, कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत ज़्यादा, और उनको शिवाजी को बहुत ज़्यादा ग्रेट बनाते हैं, महान बनाते हैं। इनकी जो पूरी लाइफ है वो बहुत सारी मैनी विक्टोरियस स्टोरीज, बहुत सारी इनकी जो लाइफ है उसमें बहुत सारी जो है ना विक्ट्री से भरी हुई स्टोरियाज हैं, और इन लोगों को इंस्पायर करते हैं ये एस्टोनिशिंग इंसिडेंट्स, और बहुत सारे आश्चर्यजनक जो है घटनाएं हैं इनकी लाइफ में। अब हम इनकी अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो शिवाजी का जो जन्म है वो कब होता है, 19 फरवरी 1630 को होता है। कहाँ पर, फेमस शिवनेरी फोर्ट में, पुणे में। पुणे में एक शिवनेरी फोर्ट है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। ही वॉज नेम, इनका जो नाम है शिवा इसीलिए रखते हैं जहाँ, क्योंकि इनका जो किला था ना जहाँ पर ये रहते थे, वहाँ पर जो इनके देवी देवताओं को ये मानते थे ना, तो उन देवता का नाम शिवा था, तो उनके नाम पर इनका नाम शिवाजी रखा गया। इनके पिताजी का नाम शहाजी भोसले था, और जो कि एक मराठा जनरल थे और डेक्कन सल्तनत में काम करते थे, और इनकी मदर का नाम जीजाबाई था। शिवा चाइल्डहुड वो स्पेंड अंडर द गाइड, इनकी मदर जो थी, इनकी माता जो थी जीजाबाई, उनकी सलाह के अंडर ही इनका बचपन पूरा का पूरा बिताया गया है, बिता है इनका। एंड शी हैड एन इन्फ्लुएंस ऑन द कैरेक्टर ऑफ शिवाजी महाराज, और इनका शिवाजी महाराज मतलब जो छत्रपति शिवाजी हैं उनके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। शी रेज शिवाजी बाय नरेटिंग, इन्होंने शिवाजी को कैसे पाला, इन्होंने उनको बहुत अच्छी अच्छी ब्राइट जो स्टोरीज होती है रामायण की, महाभारत की, और जो भी इंडियन लीजेंड्स है उनकी स्टोरीज इनको बताई है, उनको बताया है। स्टोरीज ऑफ वॉर, लड़ाई जो वॉर होती थी उनकी स्टोरीज इनको बताती थी इनकी मदर, और इनके इवेंट्स बताती थी उस टाइम में, अलॉन्ग विद रिलीजन के साथ, कल्चर के साथ एंड पॉलिटिक्स के साथ। इनकी मदर का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। ग्रैंडफादर जो थे इनके कोंदा देव इनका नाम था। उनके जो ग्रैंडफादर थे, इनके जो दादा थे, उन्होंने इनको हॉर्स राइडिंग सिखाया, फेंसिंग, तलवार वगैरह सिखाया, इनको शूटिंग करना सिखाया इनके दादा ने। और इनके बचपन में ही शिवाजी यूज टू गैदर द बॉयज, तो बचपन में ये क्या करता था, इसके एज के जो बच्चे होते थे ना, उन सबको बॉयज को गैदर करता, इकट्ठा करता, और उनके साथ था, और उन सबका मतलब किंग बनता, ये राजा बनता, और उनके साथ गेम खेलता था कि अब हम लड़ाई करेंगे और फिर हम किले को जीतेंगे, कि कैसे हम किले को जीत सकते, तो किले के रिलेटेड वो लड़ाइयाँ करते थे। इनके दोस्त के साथ मिलकर वो राजा बनकर, और इसके दोस्तों के साथ मिलकर वो वॉर करते थे। ही बिगेन टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स ऑफ दैट एरा, और इसको धीरे धीरे उस टाइम के जो चल रहे थे, जो इवेंट्स चल रहे थे, वो अच्छी तरीके से उसको समझता चला गया। एंड ही यूज टू बिकेम रेस्टलेस आफ्टर हियरिंग द स्टोरी ऑफ एट्रोसिटीज, और इसलिए बिल्कुल बेचैन बन गया कि कैसे मुगल्स जो है इंडियंस के ऊपर या फिर जो सिख्स है उनके ऊपर कितना अत्याचार कर रहे, तो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है ये। विद द एडवांसिंग एज द थॉट्स ऑफ ब्रेकिंग द शेकल्स ऑफ मुगल रूल हैड बिगन इन, अब धीरे धीरे इसके माइंड में यूँ आ जाता है कि अब मुझे मुगल रूल जो है उसको बिल्कुल ख़त्म करना है, यहाँ से बिल्कुल जो लोग हैं यहाँ के, सिख है, जो हिंदूज है, और जो भी लोग हैं, इनको मुझे जो है मुगल्स की जंगल से हमें बचाना ही पड़ेगा।
अब once शिवाजी's father शाहजी took him to Bangalore to the court of Emperor आदिल शाह। अब इनके पिताजी क्या करते हैं, शिवाजी के पिता जो है शाहजी भोसले, इनको बेंगलोर ले जाते हैं। कहाँ पर, एम्परर आदिल शाह के कोर्ट पर। अब देखो जो मेन रीजन फॉर द एक्सीलेंसी ऑफ मराठास, मराठास की जो एक्सीलेंसी उसके लिए मेन रीजंस क्या है, जियोग्राफिकल कंडीशंस, वहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशंस थी, फैंटेसिज्म जो कट्टरता थी वहाँ की, और जो औरंगजेब बहुत ही ज़्यादा कट्टर था, वहाँ के लोगों को इन्होंने मरवा दिया, बहुत सारे लोगों को कहा कि अपने धर्म को चेंज करो, फूड खाने का जो लालच देकर उनको चेंज करवाते, जब मन चाहे वो लोगों के ऊपर अत्याचार करते, किसी को भी मार देते। तो बहुत ज़्यादा इनके टाइम पे बहुत कट्टरता थी, और हिंदू अवेकनिंग, लोगों के मन में जागरूकता जो है फैलाई जा रही थी। रिलीजियस मूवमेंट्स ऑफ मराठा, जो संत पोइट्स थे उन्होंने जो रिलीजियस मूवमेंट्स चलाई ताकि सोसाइटी में चेंजेस किए जा सके। एंड द मिरेकुलस पर्सनैलिटी ऑफ शिवाजी की जो मिरेकुलस पर्सनैलिटी थी, ये मराठास की एक्सीलेंसी का बहुत मेन रीजंस है। अब देखो फेमस वर्क जो है महादेव गोविंद रानाडे इज द राइज ऑफ मराठा। जो महादेव गोविंद रानाडे है उनका जो फेमस वर्क है उसका नाम है राइज ऑफ मराठा पावर, जिसमें वो मराठास के बारे में हर एक चीज़ बताते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनके पिताजी शाहजी इनको बेंगलुरु में ले जाते हैं कोर्ट ऑफ एम्पर आदिल शाह की कोर्ट में, ताकि वो इंट्रोड्यूस करा सके इन्हें। तो आदिल शाह की कोर्ट में शिवाजी जो है झुकते नहीं है, उनके नीचे की नहीं, मैं नहीं झुक सकता। तो ये इंसिडेंट जो है उसकी क्या दिखाता है, वीरता दिखाता है और उसके साहस दिखाते हैं। अब हम इनके अर्ली स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे, जो उन्होंने अर्ली स्ट्रगल जो संघर्ष इन्होंने किए हैं वो पढ़ेंगे। एट द एज ऑफ 19 साल की उम्र में शिवाजी स्टार्ट करते हैं जीत हासिल करना। कैसे, ये पीपल को ऑर्गेनाइज करते हैं। उस टाइम पर जितनी भी कास्ट थी उन सबको ऑर्गेनाइज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और वो वहाँ के जो नियर बाय आसपास के जो किले हैं ना उनको क्या अपने कब्जे में लेना शुरू कर देते हैं। तो विद द कोऑपरेशन ऑफ यूथ की सहायता लेकर ये वर्क जो है कब्जे करने का, जो किले को जो कब्जा करना था वो शुरू हो जाता है कि अब हमें यहाँ के सारे कब्जे में करने हैं, यहाँ के जितने भी फोर्ट्स हैं। एट द टाइम, उस टाइम पर जो साउदर्न स्टेट्स है वो ट्रबल बाय मिडिल, अब जो साउथ वाला एरिया है नीचे वाला, वहाँ पर जो लोगों के मन में जो ना मतलब आपस में ना दंगे फसादे हो रहे थे, वहाँ पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी, तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है वहाँ पर। तो 1643 में शिवाजी सबसे पहले अपना फर्स्ट फोर्ट जीतते, पहला किला जो है सिन्हागढ़ का जो पहला किला है वो अपने कब्जे में कर लेते हैं शिवाजी। इसके बाद शिवाजी टू कंट्रोल ऑफ तोरण फोर्ट इन 1646 में फिर वो दोबारा कौन से फोर्ट को अपने कंट्रोल में करते हैं, तोरण फोर्ट को अपने कंट्रोल में करते हैं। दिस कोज्ड पैनिक इन सराउंडिंग मुस्लिम टेरिटरीज, जो वहाँ की मुस्लिम टेरिटरीज थी वो डर जाती है इस चीज़ से कि जो शिवाजी उन्होंने 2 किलों को अपने कब्जे में कर लिया। आफ्टर टेकिंग ओवर द तोरण फोर्ट को अपने कंट्रोल में लेने के बाद शिवाजी ग्रेजुअली उसके बाद जो शिवाजी है वो रायगढ़ के किलों को भी अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, 3 किले अपने कंट्रोल में कर लिए जाते हैं, विच लेटर बिकेम, जो कि बाद में जाकर शिवाजी की जो किंगडम है, साम्राज्य है, उसका कैपिटल बनती है। कौन कैपिटल बनती है, रायगढ़। अब आदिल शाह जो रूलर था बीजापुर का, जिसके आगे ये झुकते नहीं है, तो जो आदिल शाह है जो बीजापुर का रूलर है, बहुत गुस्सा हो जाता है इस चीज़ से कि जो शिवाजी है वो अपनी क्या कर रहा है, वो अपनी जो लोगो है उसको एक्सपेंड कर रहा है, वो किले को अपने कंट्रोल में कर रहा है, बहुत गुस्से में जाता है। तो इसका गुस्सा उनके ऊपर तो उतार नहीं सकता, तो ये क्या करते हैं, इनके पिताजी जो थे शाहजी भोसले, उसको जेल में डलवा देते हैं कि जेल में चलो, उसको जेल में डालो। बट लेकिन शिवाजी क्या करते हैं, अपने पिताजी को वहाँ से आज़ाद करा लेते हैं। कैप्टिविटी, बंदी जो इनको मतलब कंट्रोल में किया गया था, बंदी बनाया गया था, तो वहाँ से इनको अपने पिताजी को ये आज़ाद करवा लेते हैं विद द ग्रेट टैक्ट एंड स्किल्स का यूज़ करके। इनके बाद रायगढ़ को अपने कंट्रोल में किया इन्होंने, तोरण फोर्ट को कंट्रोल में किया, और सिन्हागढ़ के किले को भी अपने कंट्रोल में किया। अब इसके बाद ये चाकन का जो किला है 1647 में उसको अपने कंट्रोल में करते हैं, और चाकन फोर्ट के बाद ये कोंडाना का जो किला है उसको अपने कंट्रोल में करते हैं। शिवाजी कनकर पुरंदर इन 1654 में ये पुरंदर को भी अपने कब्जे में कर लेते हैं। आफ्टर इतने सारे किले को जीतने के बाद शिवाजी प्लान करते हैं कि अब हम प्लेन्स में एंटर करेंगे। प्लेन कौन सा रीजन है, प्लेन जो अब देखो प्लेन वाला रीजन एरिया कौन सा है, जो यहाँ का जो पार्ट्स है ना ये सारे के सारे प्लेन रीजन्स है। तो अब ये सोचते हैं कि अब हम प्लेन्स पर चलते हैं, वहाँ पर भी अब अपने कंट्रोल में जो है एरिया को अपने कब्जे में करेंगे। तो इसके बाद वो कैप्चर करते हैं 9 फोर्ट्स इंक्लूडिंग कोंकण को मिलाकर। इसके अलावा जो है ये क्या करते हैं,
कैप्चर 9 और किलो को भी ये फोर्ट को ये अपने कब्जे में करते हैं, और साथ में कौन कौन को भी करते हैं ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज कैवलरी, जो ये घोड़ों पर सवार होकर जो लोगों के साथ ये लड़ाइयाँ करते थे ना, तो इस ये जो इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, इसकी वजह से इन्होंने बहुत सारे किलो को अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब किलिंग ऑफ अल्फाज खान, अब अल्फाज खान को ये मार देते हैं, कैसे मारते देखो, कंटिन्यूस सक्सेस ऑफ शिवाजी की जो कंटिन्यूस सक्सेस है, जो मतलब बार बार जो है ये जीत हासिल कर रहे थे, वॉज नॉट लेटिंग द रूलर ऑफ बीजापुर स्लीप। अब जो बीजापुर का जो वहाँ का जो आदिल शाह थे ना, बीजापुर का जो रूलर था, उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पीसफुली तरीके से नींद ही नहीं आ रही थी, भाई ये क्या हो गया, अब तो इन्होंने इतने सारे किलो को अपने कंट्रोल में कर लिया, मेरा क्या होगा। तो फाइनली जो सुल्तान है बीजापुर को, वो अपने कमांडर अल्फाज खान को ऑर्डर देते हैं कि सेवरल टेम्पटेशन एंड प्रिपेयर हिम, कहते हैं कि चलो अब तुम उठ जाओ, अब तुम्हें क्या करना है, शिवाजी के साथ लड़ाई करने जाना है। 1659 में ये अपने कमांडर को ऑर्डर देते हैं, चलो तुम्हें लड़ाई करने के लिए जाना, फाइट अगेंस्ट शिवाजी। अब वो बीजापुर पहुंचते हैं अपने बेस्ट जनरल और एक बड़ी सी आर्मी के साथ, ये रीच करते हैं प्रतापगढ़ के फोर्ट पर, ये पहुंचते हैं, डिस्ट्रॉइंग करते हैं वहाँ के बहुत सारे टेम्पल्स को, ये क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, बहुत सारी काव को ये मार देते हैं, गाय को मार देते हैं। अल्फाज खान वांटेड टू किल शिवाजी विद द डिजिट। अब अल्फाज खान ने सोचा कि ऐसे आमने सामने से तो मैं बिल्कुल भी शिवाजी को हरा नहीं पाऊंगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, उसको धोखा देना चाहिए, पीठ पीछे वार करूंगा मैं, और जिससे कि वो मतलब छल का मैं यूज कर ना, कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, वॉर वगैरह नहीं करूंगा, छल का मैं इस्तेमाल कर उसको मार डालूंगा। अब ही वो दिखावा करता है, प्रिटेंड मतलब दिखावा करता है वो भाईचारे का, कि मैं आपस में क्या अब हम ट्रीटी कर लेते हैं, लड़ाई वगैरह कुछ नहीं करनी। एंड रिकॉन्सिलेशन एंड सेंड हिज मैसेंजर टू कृष्ण भास्कर। अब वो क्या करता है, इसका एक मैसेंजर है कृष्ण भास्कर, उसको सुलह के लिए भेजता है, किसके पास भेजता है, शिवाजी के पास भेजता है सुलह कराने के लिए, कि जाओ सुलह के लिए तुम जाओ, और सैंडिंग और एक मैसेज भेजता है शिवाजी के पास कि दैट इफ ही एक्सेप्टेड, कि अगर तुम बीजापुर के कंट्रोल में आ जाते हो, मतलब बीजापुर के अंडर आ जाते हो तुम, तो ही वुड गेट द राइट्स, तुम्हें ना बहुत ज़्यादा राइट्स दिए जाएंगे, एरियाज जो तुमने अब फोर्ट्स को, जो तुमने किलों को अपने कंट्रोल में किया है ना, उसके लिए तुम्हें और भी अच्छे अच्छे जो है ना राइट्स तुम्हें मिल जाएंगे, अगर तुम हमारे साथ ट्रीटी करते हो और तुम बीजापुर के कंट्रोल में आते हो, तो ही वुड गेट एन ऑनरेबल पोस्ट, और तुम्हें एक अच्छी पोस्ट भी मिलेगी कोर्ट ऑफ बीजापुर में। कृष्णा भास्कर क्या करते हैं, जो उन्होंने सोचा था ना कि छल के साथ इनको मारा जाएगा, तो कृष्णा भास्कर क्या करते हैं, जाकर शिवाजी को उसकी ट्रिक के बारे में बता देते हैं, अल्फाज खान की ट्रिक के बारे में, कि ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तुम्हें छल के साथ मारने की कोशिश की जा रही है। तो देयरफॉर शिवाजी एग्री करता है ट्रीटी करने के लिए। तो मीटिंग जब होती है दोनों की, जो है प्रतापगढ़ का जो किला है उसके आसपास उनकी मीटिंग होती है, जितना जल्दी तो शिवाजी अराइव करते हैं वहां पर, अल्फाज खान एक्सटेंड करते हैं अपने हाथ को, एक बड़ा सा हग देते हैं उनको, कि आ जाओ, हग करते हैं सबसे पहले, क्योंकि उनकी प्लानिंग थी हग करते ही उनके पीछे क्या करेंगे, कटार मार दूंगा मैं, ये मर जाएगा। तो उसी वक्त जब वो हग करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, बाघ का नाक, ये जो वेपन है ना, ये अपने हाथ में, उसके हाथ में होता है, शिवाजी के हाथ में, जैसे ही वो गले मिलते हैं ना, वो अल्फाज को मार देते हैं जब भी शिवाजी। इट वॉज अ हिस्टोरिकल, बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है। इस इंसिडेंट के बाद शिवाजी वॉज काउंटेड अमंग, इस इंसिडेंट के बाद शिवाजी को बेस्ट जनरल्स में काउंट किया जाता है। अब हम डिफीट ऑफ सस्ता खान की डिफीट के बारे में पढ़ते हैं। औरंगजेब जो है डीपली कंसर्न विद शिवाजी इंक्रीजिंग, अब औरंगजेब को ये हो गया कि अब जो शिवाजी है वो अपने डोमिनेंस को, अपने रूल को बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है, दूर दूर तक बहुत सारे फोर्ट्स को अपने कंट्रोल में कर रहा है, लोग भी इनके साथ जुड़ चुके हैं। तो अब वो चाहता है कि जो शिवाजी है वो हार जाए कैसे ना कैसे करके, तो वो बीजापुर की हेल्प लेते हैं। सो औरंगजेब मेड हिज, जो इनके मैटरनल अंकल है, जो इनके मामा है सईस्ता खान, उनको क्या कहते हैं, जो साउथ के गवर्नर थे उनकी हेल्प लेते हैं वो, और उनको कहते हैं, और बीजापुर की हेल्प लेते हैं, दो जगह से हेल्प लेते हैं, बीजापुर की और इनके जो मामा है सस्ता खान, उनकी जो गवर्नर थे साउथ के, और ऑर्डर करते हैं हमको कि तुम्हें जो है उनकी तरफ कोई भी मर्सी नहीं दिखानी है, टू द मराठास की तरफ तुम्हें थोड़ी सी भी मर्सी नहीं दिखानी है, दया नहीं दिखानी है थोड़ा सा भी, बट उनको टुकड़ों में काट दो, जाकर तुम बिल्कुल उनके सारे किलों को डिस्ट्रॉय कर दो, ये बोलते हैं औरंगजेब इनके मामा को। अब सईस्ता खान जो है स्टार्ट करते हैं, शिवाजी के जो फोर्ट थे, जो किले थे, उनको अपने कब्जे में लेना शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी, वन बाय वन, मतलब एक के बाद एक। और 15 अप्रैल 1663 एडी में शिवाजी आर्मी जो है एंटर करती है पोर्ट ऑफ पूना, जो पूना का पोर्ट है, किला है, वहां पर एंटर करती है शिवाजी की आर्मी। अब जब शिवाजी अटैक करता है सईस्ता खान पर, तो वो विंडो से जंप कर वो वहां से भाग जाता है, सस्ता एस्केप भाग जाता है वहां से और अपनी जिंदगी को बचा लेता है। बट इसका जो लड़का था फतेह खान, सस्ता खान का जो लड़का है फतेह खान, वो मारा जाता है।
सईस्ता खान लॉस्ट हिज फिंगर्स, सईस्ता खान अपनी फिंगर्स को भी लॉस्ट कर देता है, गवा देता है अटैक में। शिवाजी की जो रेपुटेशन है, अब जैसे उन्होंने अल्फाज खान को मारा, अब उन्होंने सईस्ता खान को हरा दिया, उनके बेटे को मार दिया, तो उनकी जो रेपुटेशन है कि उन्होंने फिर से जीत को हासिल किया, जल्दी से जल्दी और फैलना शुरू हो जाती है। अब ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर की जो ट्रीटी है वो हुई थी 22 जून 1665 एडी में। अब 1664 एडी में औरंगजेब अपॉइंट करते एक वर्दी मिर्जा ऑफ हिज किंगडम जय सिंह। अब देखो औरंगजेब जो है वो अपना जो इनसे ट्रस्ट करते हैं, वो जो वर्दी थे वहाँ के मिर्जा ऑफ हिज किंगडम, इनके जो साम्राज्य के जो मिर्जा थे जय सिंह जिनका नाम था, उनको शिवाजी के अगेंस्ट अभियान चलाने के लिए बोलते हैं कि इनके अगेंस्ट एक अभियान चलाओ क्योंकि हमें इनको हराना है। अब जय सिंह जो है बहुत ही बड़ा जो है ग्रेट योद्धा था और साथ में एक वो राजनीतिक भी था, डिप्लोमेट भी था। अब वो अटैक करता है शिवाजी पर बहुत ज़्यादा अटैक करता है। वो किसके सपोर्ट से? सुल्तान ऑफ बीजापुर की हेल्प लेता है, यूरोपियन पावर्स की भी हेल्प लेता है, और जो छोटे छोटे फीडर लॉर्ड्स थे, फीडेट्रीज थे, उनकी भी हेल्प लेता है। कौन? शिवाजी को हराने के लिए जो जयसिंह है वो सुल्तान ऑफ बीजापुर, यूरोपियन पावर्स एंड स्मॉल फीडेट्रीज तो एक साइड, और शिवाजी और शिवाजी की आर्मी एक साइड, तो ये भी लड़ाई करते हैं। अब जयसिंह जो है सराउंड करता है पुरंदर का जो फोर्ट है ना, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से उसको घेर लेता है। शिवाजी जो है सक्सेसफुल नहीं होता है इस किले को बचाने के लिए, तो वो स्टार्ट करता है कन्वर्सेशन करता है, बातचीत करता है जयसिंह के साथ। ट्रीटी जो है दोनों के बीच में, शिवाजी और जयसिंह के बीच में होती है। और जो ट्रीटी की कंडीशंस थी वो क्या थी? देखो, फर्स्ट कंडीशन थी शिवाजी जो है शिवाजी ने देखो अपने कंट्रोल में कितने किले कर लेते, 35 किलो को अपने कंट्रोल में कर लेते मुगल से लेकर। अब 35 किलो में से 23 किले जो है वो मुगल्स को दी जाएगी। एक तो ये थी ट्रीटी में बात। दूसरी थी कि शिवाजी वुड पार्टिसिपेट इन द वॉर ऑन द साइड ऑफ मुगल्स इन। अब जो साउथ इंडिया में जो भी लड़ाई झगड़े होंगे ना, अब शिवाजी को जो है ना मुगल्स की साइड से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा उन लड़ाई झगड़ों में, और उनके साथ लॉयल रहना पड़ेगा। अब शिवाजी का जो लड़का है संभाजी वुड बी गिवन अ मनसब दिया जाएगा 500 इन द मुगल कोर्ट्स। अब मनसब ऑफ 5000 मतलब क्या है? इसमें 5000 मतलब इसके अंडर में ना बहुत सारा जैसे रैंक दे रखी थी कि इसके अंडर में इतने सिपाही इनको मिलेंगे, इतने जो है घोड़े की सवारी इसको मिलेगी, तो इतने पैदल यात्री इनको मिलेंगे, तो इनको एक मनसब दिया जाएगा, पोजीशन, इनको एक बहुत ही बड़ी रैंक दी जाएगी मुगल कोर्ट में इनके लड़के को। ऑन द जयसिंह के रिक्वेस्ट पर शिवाजी जो है राजी हो जाता है आगरा आने के लिए, ताकि वो औरंगजेब से मिल सके। कब? 12 मई 1666 में। किस ट्रीटी के अंडर? ट्रीटी ऑफ पुरंदर के अंदर, क्योंकि इसके जो किले को घेर लिया गया था तो इसको ट्रीटी करनी ही पड़ी। अब ये औरंगजेब से मिलने के लिए आते हैं। शिवाजी कॉल्ड औरंगजेब ट्रेजरियस आफ्टर सीइंग हिज बिहेवियर कॉन्ट्रेरी टू व्हाट। अब देखो शिवाजी जो है जब उनसे मिलने जाते हैं ना, तो औरंगजेब इनके साथ ना अच्छा बिहेव नहीं करते, ऐसा लगता है विश्वासघात सा कर रहे होते हैं वो। तो ये देखते हैं कि जो इन्होंने ट्रीटी के हिसाब से जो लिखा था ना उसके बिल्कुल अगेंस्ट अपोजिट कर रहे हैं, ये तो मेरे साथ बहुत ही गंदा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो औरंगजेब है वो कोर्ट में ऐसा बिहेवियर उनके साथ करेंगे। इसी बात से गुस्सा हो जाते हैं औरंगजेब और शिवाजी को हाउस अरेस्ट मतलब नजरबंद रखवा देते हैं, वो उनको अरेस्ट करवा देते हैं विद द हेल्प ऑफ मदारी मेहतार, जो वहाँ के मदारी मेहतार थे उनकी हेल्प से, और विद हिज अनमैच्ड करेज, और जो उन्होंने वो साहस दिखाया, टैक्ट दिखाया, वो वहाँ से भागने के लिए सक्सेसफुल हो जाते हैं शिवाजी। और वहाँ से भागकर वो रायगढ़ के रास्ते से बनारस और फिर प्रयाग और पुरी पहुँच जाते हैं, और फिर इससे एक उनको मराठास को एक नई जिंदगी मिलती है। अब वो मदारी मेहतार की हेल्प से वहाँ से भाग जाते हैं। अब देखो शिवाजी का जो लेटर है, शिवाजी क्या करते हैं, जय सिंह को एक लेटर देते हैं। उस लेटर में क्या था? आफ्टर रीडिंग इस लेटर को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि जो होल ऑफ इंडिया है, जो इंटेंशन था टू गेट द जय सिंह एंड स्पिरिट ऑफ हिंदू तत्व। अब वो कहते हैं जो लेटर था उसमें ये था कि जो जय सिंह है और जो स्पिरिट है हिंदू तत्व की, हमें उस स्पिरिट को सपोर्ट करना पड़ेगा, उन्होंने जय सिंह को ये बोला। और इस लेटर में शिवाजी हैज कॉल्ड फॉर द स्ट्रगल अगेंस्ट, इन्होंने कहा है कि हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, औरंगजेब के अगेंस्ट स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करेंगे। और जो फीलिंग है हिंदू तत्व की वो क्या हो जाती है, इन द हार्ट ऑफ जय सिंह के हार्ट में जागृत हो जाती है हिंदू तत्व की जो फीलिंग है। अब इस लेटर में ये एक्सपोज करता है डिप्लोमेसी ऑफ औरंगजेब इंसाइटिंग अ हिंदू अगेंस्ट अनदर हिंदू। अब ये वहां पर उसकी जो औरंगजेब है उसकी जो डिप्लोमेसी है उसको वो बताता है कि जो औरंगजेब है वो क्या कर रहा है कि हिंदू को दूसरे हिंदू के अगेंस्ट उकसा रहा है।
फाउंडेशन ऑफ हिंदू स्वराज का जो फाउंडेशन है वो, आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट हिंदू नेशन का फाउंडेशन के बाद वेस्टर्न महाराष्ट्र में शिवाजी को क्राउन मतलब गद्दी पे बिठाया जाता है, राज तिलक किया जाता है 6 जून 1674 एडी में। किसके द्वारा? रानू भाटू विद द हिंदू कस्टम्स और जो हिंदू जो रीति रिवाज थे उनकी हेल्प से उनको फॉलो कर कर इनको राज तिलक किया जाता है, इनका गद्दी पे बिठाया जाता है 6 जून 1674 एडी में। और इनको उसी दिन इनको छत्रपति का जो है टाइटल दिया जाता है। बहुत सारे स्कॉलर्स, मैसेंजर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड फॉरेन ट्रेडर्स वर ऑल्सो इन्वाइटेड। अब इस सेरेमनी में बहुत सारे जो डिफरेंट स्टेट्स के जो फॉरेनर्स ट्रेडर्स थे उनको भी बुलाया जाता है। शिवाजी एक्सेशन टू द कोरोनेशन ऑफ हिंदू स्वराज वॉज द ग्रेटेस्ट अनप्रेसिडेंटेड एंड द मोस्ट वाइडली नॉन इवेंट इन द 17th सेंचुरी इंडियन हिस्ट्री में 17th सेंचुरी में जो सबसे माना जाना जो राज तिलक हुआ था वो शिवाजी का हुआ था। और दिस लेड टू द एमरजेंस ऑफ, इससे एक मराठा जो स्टेट है, एक नई मराठा स्टेट का एमरजेंस होता है, नई इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट बनती है। ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वॉज प्रिपेयर टू गाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव, एक नया सिस्टम जो है वहाँ पर गवर्नेंस मतलब शासन चलाने का नया सिस्टम को शुरू किया जाता है, गाइड किया जाता है, एक नया एरा शुरू होता है। रूल्स वर मेड सेपरेट, अलग अलग से रूल्स बनाए गए थे, कंसिडरिंग शुक्राचार्य एंड कौटिल्य एज आइडियल, और शुक्राचार्य और कौटिल्य को अपना आइडियल मानकर गोल्ड और कॉपर करेंसी इशू की गई थी, जिस पर श्री शिवा छत्रपति को बनाया गया था, कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड कॉपर बाय शिवाजी। एंड इसके बाद देखो विद इन 50 ईयर्स आफ्टर इनके राज तिलक के 50 साल बाद जो छत्रपति शिवाजी है, सैफरन कलर का जो फ्लैग है वो मराठा पावर जो है वो क्या करते हैं, लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया के बहुत ज़्यादा पार्ट्स पर वो अपना झंडा जो है मराठा पावर्स का वो फहराते हैं। अब देखो कोरोनेशन ऑफ शिवाजी का जो राज तिलक हुआ था, कोरोनेशन ऑफ शिवाजी वॉज परफॉर्म बाय वेल नोन स्कॉलर गंगा भट्ट, जो वेल नोन स्कॉलर थे गंगा भट्ट वो परफॉर्म करते हैं इनके राज तिलक को। कब? 6 जून 1674 एडी में। इस ओकेजन पर शिवाजी क्या करते हैं, एक नया कैलेंडर शुरू करते हैं और जो कॉइन्स थे गोल्ड एंड कॉपर के वो शुरू करते हैं। श्री शिव छत्रपति वॉज इन दिस, और इस कॉइन पर कौन थे? श्री शिव छत्रपति शिवाजी ही इस कॉइन पर थे। अब शिवाजी की जो रिलीजियस पॉलिसीज जो उन्होंने पॉलिसीज लगाई थी वो देखो। शिवाजी एक रिलीजियस, सहनशील और डिवोटेड हिंदू थे और रिस्पेक्ट करते थे हर रिलीजियस वुमेन्स को और रिलीजन को, सारे के सारे धर्म को, और जितनी भी वुमेन्स थी सबको ये बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करते थे। ही वॉज अगेंस्ट पोस्ट कन्वर्जन, और जो धक्के से कन्वर्स करवाते थे ना लोगों को, जैसे हिंदू को इस्लाम में कन्वर्ट करा रहे थे या फिर मुस्लिम को हिंदू में कन्वर्ट करवा रहे थे, ऐसा हो नहीं रहा था, लेकिन सारे हिंदू ही मुस्लिम्स बन रहे थे। तो ये इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि जो धक्के से कन्वर्ट करा रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है, अगर मन से हो तो ठीक है। अब शिवाजी के बहुत सारे जो है ये राइट्स दे देते हैं मॉस्क्यू को, उस टाइम पर जो मस्जिद थे उनको भी बहुत सारे ग्रांट दे देते हैं ये, जैसे कि हिंदू सन्स है वो मुस्लिम सन्स और फ़कीस को भी रिस्पेक्ट करते थे। उनकी जो आर्मी है बहुत सारे मुस्लिम सोल्जर्स, बॉडीगार्ड्स और ऑफिसर्स जैसे कि सिद्दी इब्राहिम, दौलता खान, सिद्दी हिलाल, सिद्दी वावा एंड काजी हैदर एंड मदारी मेहतार जैसे जो है सोल्जर्स और जो बॉडीगार्ड्स है, जो वहाँ के जो लोग हैं मुस्लिम्स भी इनकी आर्मी में थे। मतलब ये हर एक रिलीजन के पीपल्स को रिस्पेक्ट करते थे, चाहे वो वुमेन्स हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो, सबको रिस्पेक्ट करते थे ये। ट्रेडिशनल हिंदू वैल्यूज़ एंड कल्चर जो है इनके रूल के अंडर जो हिंदू के जो वैल्यूज़ है, जो वहाँ के कल्चर है वो जो है प्रचार होता है उनका। ही यूज टू ऑर्डर ऑल द सोल्जर्स ड्यूरिंग द वॉर टू प्रोटेक्ट, अब वो जब भी इनकी लड़ाई होती थी ना, वॉर वगैरह होते थे, तो ये सोल्जर्स को ये ऑर्डर देते थे कि हम कैसे भी होके हमें वुमेन्स की जो इज्जत है, उनका जो ऑनर है उसको बचाना है। और एंड देयर वाज नो मोर इंसिडेंट लाइक इंटरनल रिबेलियन ड्यूरिंग, इनके रूल के कारण वहाँ पर इंटरनल मतलब कि अंदर ही कोई विद्रोह नहीं हुआ है, जो भी वॉर हुए हैं बाहर ही हुए हैं मुगल्स के साथ। अब डेथ ऑफ शिवाजी की डेथ देखो, शिवाजी जो है इस वर्ल्ड से डिपार्टेड हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है 3 अप्रैल 1680 में आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस। इनको मतलब बीमार हो जाते हैं, तो बीमारी के कारण इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। इनका जो लड़का है संभाजी वो थ्रोन पे बैठते हैं अब इनके पिता की डेथ के बाद। शिवाजी महाराज जो है एक बहुत ही बड़े योद्धा थे और डिप्लोमेट थे। छत्रपति शिवाजी जो है रिमेंबर फॉर इज इंडोमिनेबल, जो इन्होंने करेज, साहस दिखाया है, जो इनकी बुद्धि का यूज किया इन्होंने, और जो इतनी अच्छी गवर्नेंस किया है, इसके लिए जाने जाते हैं शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। फेमस हिस्टोरियन जदुनाथ सरकार जो है, जो फेमस हिस्टोरियन है जदुनाथ सरकार, वो बोलते हैं आई कंसिडर हिम टू बी द बेस्ट लास्ट ग्रेट एक्टिव पर्सन। वो बोलते हैं कि मैं छत्रपति शिवाजी को जो है लास्ट ग्रेट एक्टिव पर्सन के तौर पर उनको बोलता हूँ मैं कि वो है, और एक नेशन बिल्डर है, मतलब नेशन को बनाने वाले हैं, जिनका जन्म हिंदू कास्ट में हुआ था। शिवाजी प्रूव करते हैं दैट द ट्री ऑफ हिंदू तत्व वॉज नॉट रियली डेड। वो कहते हैं कि जो हिंदू तत्व की जो ट्री था, जो हिंदू तत्व का जो पेड़ है वो अभी तक खत्म, मरा नहीं था।
बट कुड राइज अगेन आफ्टर सेंचुरीज ऑफ पॉलिटिकल स्लेवरी। अब उसको दोबारा से जन्म दिया गया बहुत सारी सेंचुरीज बीतने के बाद। जैसे नौकरशाही या फिर जो स्लेवरी है उसको ख़त्म किया था ना शिवाजी ने, तो ऐसे ही उसको ख़त्म करने के बाद बहुत सेंचुरीज के बाद जो हिंदू तत्व का जो पेड़ है वो फिर से जाग जाता है, राइज हो जाता है। एंड सक्सेशन फ्रॉम रूल एंड लीगल टायरनी, और जो अत्याचार है इनसे बचाता है। जो नई पत्तियां हैं और जो ब्रांचेस है इसमें आ सकती है, मे कम टू इट, इसमें आ सकती है। इसका मतलब है कि जो हिंदू तत्व है उसको अच्छी तरीके से दोबारा से जगाया जा सकता है। एंड इट मे ओनली अगेन रेज इट्स हेड्स टू द फ्री स्काई, और जो फ्री स्काई है उसमें इसका जो हेड है उसको फिर से हम जगा सकते हैं। तो ये बात बोली गई थी किसके द्वारा? फेमस हिस्टोरियन जदुनाथ सराकर के बाद। अब देखो मराठा किंगडम अंडर पेशवा। अब पेशवा कौन थे? जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे ना, उसको पेशवा का जो है टैग दिया गया था कि ये पेशवा है। कौन है पेशवा? वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। अब पेशवा जो है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को होल्ड करते हैं मराठा स्टेट में। लेटर ऑन जो पेशवा है वो स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ द रूलर एंड बिकेम द रूलर। अब जो रूलर थे ना, वहाँ के राजा जो थे, उसकी पावर को ये एक्सरसाइज करते हैं और पेशवा जो है वहाँ के रूलर बन जाते हैं। जो मेन रीजन था राइज ऑफ पेशवा का, जो मेन रीजन था वो क्या था? जो पॉलिसीज थी शाहू जी के अंडर में, जो पॉलिसीज थी ना मराठा की, उसकी वजह से पेशवास का जन्म होता है, पेशवा वहाँ के रूलर बनते हैं। एंड पॉलिटिकल डिसकंटेंट इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में लोगों के मन में क्या है? असंतोष की भावना फैल जाती है। देयर राइज वॉज नाइदर एक्सीडेंटली नॉर प्रेसिडेंट। उनका जो राइज है वो एक्सीडेंटल तरीके से नहीं हुआ और ना ही वो अननोन था। दे ग्रेजुअली, वो एकदम से क्या होता है, उनका जन्म हो जाता है फ्रॉम द ऑर्डिनरी स्टेटस टू द हेड। अब जो इनको बिल्कुल छोटा सा स्टेटस मिला हुआ था छत्रपति शिवाजी के टाइम पे, बहुत ही छोटे पोजीशन पे थे, धीरे धीरे ये बिल्कुल हेड बन जाते हैं स्टेट के। और फिर स्टेट के बाद ये बिल्कुल एब्सोल्यूट हेजेमनी मतलब लीडरशिप बाय वन स्टेट ओवर द अदर, मतलब कि ये पूरी की पूरी क्या करते हैं, अपना सारा का सारा कंट्रोल करने लग जाते हैं। बाय मेकिंग दिस पोजीशन, इस पोजीशन को हेरिडेटरी बना दी इन्होंने फैमिली में कि अब हेरिडिटरी बनेगी ये। अब दे डिसबैलेंस द पावर ऑफ द कंपेनियंस एंड लेटर द किंग, और जो किंग थी और इनके जो साथी है उनकी पावर्स को खत्म कर देते हैं पेशवास। इनका गोल होता है जो है हाईएस्ट पोजीशन इन द स्टेट बाय रिमूविंग, कि जो रूलर है उसके रिप्रेजेंटेटिव को मूव करके हमें हमारी पोजीशन को हाई पर लेकर जाना है, आफ्टर टेनिंग द हाईएस्ट पोजीशन को टेन कर। एंड जो किंग पोजीशन है वो क्या है? इसके अंडर में ही रहेगी, किंग इसके अंडर में ही रहेगा। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर? पेशवा है। मराठा किंगडम एंड अंडर पेशवा। अब सारा का सारा जो मराठा साम्राज्य है वो पेशवा के अंडर आ जाता है। अब बालाजी विश्वनाथ के बारे में पढ़ते हैं हम। बालाजी विश्वनाथन एक कॉन्फिडेंट मराठा रूलर थे। शहू जी महाराज थे, रूलर थे ये, और इनको अपॉइंट किया गया था पोस्ट ऑफ सेनाकार्टा, मतलब मैनेजर, आर्मी के मैनेजर के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया था। शहू जी महाराज जो है बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं बालाजी विश्वनाथन के कैरेक्टर के साथ, जो ये पेशवा थे, इनके कैरेक्टर से शहू जी महाराज जो कि मैनेजर थे आर्मी के, वो बहुत प्रभावित हो जाते हैं। डिवोशन एबिलिटी एट इसी टाइम पर एक डिप्लोमेट स्ट्रगल जो है मुगल कोटायर के बीच में होता है। एक नए मुगल रूलर को दिल्ली पर कौन राज करेगा या दिल्ली का राजा कौन बनेगा मुगल्स में, ये एक आपस में उनके बीच में क्या लड़ाइयाँ हो जाती है, स्ट्रगल शुरू हो जाता है कि अब दिल्ली पर कौन रूल करेगा। तो ये इसके लिए क्या किया जाता है, अब इनको इनविटेशन दी जाती है, बालाजी विश्वनाथन को रिसीव इनविटेशन मिलती है इनको कि आप आए दिल्ली टू हेल्प, ताकि मुगल कोटायर्स को हेल्प कर सके और जो सैयद ब्रदर्स है उनको हेल्प मिल सके कि कौन अब गद्दी पर बैठेगा। अब एज अ रिजल्ट जो मराठा मुगल ट्रीटी है वो कंक्लूडेड होती है। बालाजी विश्वनाथन जो है रिसीव 3 ग्रांट्स उनको राइट्स मिलते हैं फ्रॉम द न्यू एम्पर, नए एम्पर जो मोहम्मद शाह थे वो इनको 3 जो है राइट्स देते हैं। हु लेटर वेंट ऑन टू द बिकेम द फाउंडेशन स्टोनर, जो मराठा पावर का जो है फाउंडेशन नींव रखते हैं वो। अब जो सर रिचर्ड टेम्पल है डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो करेक्टर है सक्सेस है बालाजी विश्वनाथन की, जो सक्सेस है उनका जो करेक्टर है उसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि वो बहुत ही काम और विजनरी, काल्पनिक और पोजेसिंग द क्वालिटीज ऑफ उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना गवर्नेंस करने की पॉलिसीज थी, क्वालिटीज थी। हाई स्पिरिटेड, बहुत ही ज़्यादा साहसी थे वो। कौन, किनकी बात कर रहे हैं? विश्वनाथन की बात कर रहे हैं। थॉट इनफ टू कन्क्वर डेमोनिक, और उनके अंदर इतनी अच्छी थॉट्स थी कि वो जो राक्षसी पावर होती है ना उनको बिल्कुल कब्जे में कर सकते हैं ये विद हिज अपने करेक्टर। इनका करेक्टर इतना अच्छा था कि ये जो डेमोनिक पावर होती है ना उनको भी अपने कब्जे में कर सकते हैं। अब वो मुगल्स को फोर्स करते हैं कि एक्सेप्ट करो मराठा को एक इंडिपेंडेंट पावर के तौर पर। अब जो मुगल्स है बालाजी विश्वनाथन है बीइंग इनविजिबल इन द पॉलिटिकल फील्ड में इनविजिबल हो जाते हैं वो, एंड ट्राई टू स्टैब्लिश, और हिंदू किंगडम को स्टैब्लिश करते हैं किसके ऊपर? मुस्लिम पावर को रियून कर उनके खंडर पर क्या करते हैं वो हिंदू किंगडम को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। बट ही अनफॉर्चुनेटली डाइड, लेकिन ऐसा करने से पहले ही जो उन्होंने सोचा था ना कि अब हमें मुस्लिम्स को खत्म करना है, मुगल पावर को खत्म करना है, इसको खत्म करने से पहले उनकी डेथ हो जाती है।
अब हम पढ़ते हैं मराठा मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ये तो मराठा मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा क्या था ना, एक टाइप के राइट्स थे, एक चार्टर था ये राइट्स का। ये 1215 के अंदर राइट्स दिए गए थे लोगों को। ये जो एक पहली फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री थी जो पुट कर रही थी कि राइटिंग द प्रिंसिपल दैट किंग और जो गवर्नमेंट है ना वो जो है लॉ से बड़ी नहीं होगी, ना तो किंग और ना गवर्नमेंट लॉ से अबव नहीं होगी, ये बोला गया था। और मैग्ना कार्टा एक टाइप के राइट्स थे। अब मराठा मैग्ना कार्टा क्या है? जो मराठा मुगल ट्रीटी है 1790 एडी की, वो उसको बोला गया मराठा मैग्ना कार्टा बाय रिचार्ड टेम्पल। रिचार्ड टेम्पल ने मराठा मुगल ट्रीटी 1719 को मराठा मैग्ना कार्टा बोला। अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग शाहू जो है एक्सेप्ट करेगा एज द लॉर्ड ऑफ मराठा किंगडम। शाहू को एक्सेप्ट किया जाएगा मराठा किंगडम, मराठा साम्राज्य का भगवान। और जो मराठा है वह अलाउड, अब मराठा जो है अलाउड हो जाते हैं चौथ एंड सरदेशमुखी। अब चौथ और सरदेशमुखी क्या है? ये दो क्या है? ये दोनों के दोनों टैक्स है, ये जो लोगों से टैक्स लिए जा रहे थे। सो चौथ एंड सरदेशमुखी दोनों ही एक टाइप के टैक्स है जो लोगों से लिए जा रहे थे फ्रॉम द सिक्स। इसके बारे में हम आगे जो चैप्टर में बताया गया ना वहाँ पढ़ेंगे इनके बारे में। और फ्रॉम द 6 टेरिटरीज ऑफ द साउथ इंडिया की जो 6 टेरिटरीज है वहाँ से जो टैक्स लिए जाएंगे। अब जो पेशवा अब पेशवा जो है वो प्रोवाइड करेगा, मिलिट्री हेल्प देगा, मतलब कि जो वहाँ की जो हेल्प है, जो सिक्योरिटी है वो कौन देगा? वहाँ पर पेशवा देंगे टू द मुगल एम्पर। मुगल एम्पर जब भी इनको नीड होगी ना कि हमें अब ज़रूरत है सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, तो अब हमारी हेल्प की जाएगी, तो पेशवा उनकी हेल्प करेगा। अब बाजीराव फर्स्ट, अब हम बाजीराव फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर द बाजीराव विश्वनाथन की डेथ के बाद इनका जो बड़ा बेटा है बाजीराव वो पेशवा बनता है। डिस्पाइट इनका जो यंग एज, इनकी यंग एज में ही बाजीराव हैड शार्प, यंग एज में ही बाजीराव जो है उनकी बहुत ज़्यादा शार्प दिमाग था और एक स्ट्रॉन्ग बॉडी थी। ही वो स्किल्ड इन पॉलिटिक्स में और गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे ये। एंड ही केम टू द इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पे आते हैं कि जो मुगल पावर है ना वो अब खत्म हो रही है, वो जोन द डिक्लाइन, अब बिल्कुल खत्म हो रही है मुगल पावर। अब एट द टाइम इट वॉज पॉसिबल टू स्नैच, अब ये बहुत ही अच्छा मौका है इनसे टेरिटरी को स्नैच करने का, खोसने का। तो बाजीराव चैलेंज करते हैं, इट इज़ द टाइम टू ड्राइव द टेररिस्ट। अब बाजीराव बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छा टाइम है, टेररिस्ट मतलब कि जो मुगल्स है ना उनको टेररिस्ट बोला गया है, तो मुगल्स को यहाँ से इंडिया से बाहर फेंकने का बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि मुगल की जो पावर है वो खत्म हो रही है। एंड गेट इनएग्जिस्टेबल फ्लेम, और जो है अटूट प्रसिद्धि जो है हमें मिल सकती है अगर हमने इनको बाहर फेंका तो। कम, अब चलो आओ लेट अस स्ट्राइक, हम स्ट्राइक करते हैं एट द रूट्स ऑफ द डाइंग ट्री। जो डाइंग ट्री जो मर रहा है ना ट्री, मतलब कि मुगल स्टेट को बोला है, जो चीज़ खत्म हो रही है ना हम उसके अगेंस्ट स्ट्राइक करते हैं कि वो बिल्कुल खत्म हो जाए। ठीक है, तो डाइंग ट्री मतलब मरता हुआ पेड़ इन्होंने मुगल स्टेट को बोला, क्योंकि इनकी पावर डिक्लाइन हो रही है। बताया था ना आगे की पावर डिक्लाइन हो रही है। फ्रॉम विच इट्स ब्रांच, जिसमें से जिसकी ब्रांच विल फॉल ऑन देयर ओन, क्योंकि जो ब्रांच है वो अपने आप ही गिर जाएगी। इफ़ वी मूव आवर स्ट्रगल टुवर्ड हिंदुस्तान, अगर हमने अपने स्ट्रगल को हिंदुस्तान की तरफ किया तो जो मराठा फ्लैग है विल फ्लाई फ्रॉम कृष्णा टू अटक। अब इन्होंने कहा है कि इफ़ वी मूव, अगर हमने अपना संघर्ष जो है हिंदुस्तान की तरफ किया ना तो जो मराठा फ्लैग है वो अपने आप ही कृष्णा से लेकर अटक तक जो है फ्लाई करेगा, उड़ेगा। अब देखो बाजीराव का जो चैलेंज उसके बारे में पढ़ते हैं। कम लेट अस स्ट्राइक एट द रूट, अब इन्होंने जो ये बात बोले ना कि चलो जल्दी आओ हम स्ट्राइक करते हैं उस रूट पर जो भी मर रही है, मतलब मुगल जो स्टेट है वो खत्म हो रही है, तो हम उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। फ्रॉम जिसकी ब्रांचेस जो है अपने आप ही गिर रही है। अगर हम स्ट्रगल करते हैं हिंदुस्तान के लिए तो जो मराठा का जो फ्लैग है, जो मराठा फ्लैग है वो अपने आप ही कृष्णा रिवर से लेकर अटक तक अपने आप ही फ्लाई करेगा। अब मस्तानी क्या था? 1728 एडी में जो किंग है बुंदेलखंड के छत्रसल, वो मिलिट्री हेल्प लेते हैं बाजीराव से, ताकि मुगल्स के अगेंस्ट वो हेल्प लेते हैं बाजीराव से, बुंदेलखंड के जो राजा है। अब बेनिफिटिंग फ्रॉम द मिलिट्री असिस्टेंस, इनको हेल्प मिल रही थी। जो वहाँ के राजा थे बुंदेलखंड के छत्रसल, ऑर्गेनाइज करते हैं कोर्ट इन द ऑनर ऑफ पेशवा के ऑनर में कोर्ट को वो शुरू करते हैं 1728 एडी में। एंड ही प्रेजेंटेड सेवरल, और वहाँ पे बहुत सारे जगीज जो है वो इनको प्रेजेंट करते हैं पेशवा को। एंड मस्तानी एक मुस्लिम, मस्तानी कौन है? एक मुस्लिम डांसर को बोला इन्होंने।
अब देखो बाजीराव फर्स्ट जो है वो इसको रिमेंबर क्यों किया जाता है एज द फाइटिंग पेशवा, क्योंकि ये लड़ाई करते थे, इस वजह से बाजीराव फर्स्ट को फाइटिंग पेशवा के नाम से याद किया जाता है। एंड ही वॉज ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द गुरिल्ला वारफेयर आफ्टर शिवाजी के पास जो गुरिल्ला वारफेयर है उसके बहुत ही ज़्यादा ये ग्रेटेस्ट हम एक्सपोनेंट है जो कह सकते हैं हम बाजीराव फर्स्ट को। अब बाजीराव फर्स्ट जो है कीप द आइडल ऑफ द हिंदू पदशाही, जो हिंदू पदशाही थी ना उसके आइडल को ये भी रखते हैं। बाजीराव जो है रीऑर्गेनाइज द आर्मी जो थी ना स्टेट की उसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करते इकट्ठा करते हैं। इन 1731 एडी में जो राइट्स थी चौथ एंड सरदेशमुखी के मराठा बिकेम परमानेंट। बहुत सारी स्टेट में जो ये टैक्स थे ना सरदेशमुखी एंड चौथ जैसे जो टैक्स थे इनको क्या कर देते हैं परमानेंट कर देते हैं बहुत सारी स्टेट्स में। ही कंकर्ड बुंदेलखंड को ये 1737 एडी में अपने कब्जे में करते हैं और मार्च और फिर दिल्ली की तरफ चलते हैं कि मुगल्स तो बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं तो अब दिल्ली की तरफ चलते हैं उनको हराएंगे। निजाम उल मुल्क जो है प्रोसीडेड टू हेल्प द मुगल एम्पर फ्रॉम द साउथ, साउथ से वो उनकी हेल्प लेते हैं, मुगल एम्पर की हेल्प लेते हैं निजाम उल मुल्क। एंड बट नियर भोपाल के आसपास इनको निजाम उल मुल्क जो है जो मुगल्स की हेल्प ले रहे थे उनको भोपाल के आसपास वाले एरियाज में जो है हार जो है का सामना करना पड़ता है। ही हैड टू फॉर्मली गिव मालवा और गुजरात मराठास को देना पड़ता है इनको। अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द फेमस हिस्टोरियन डॉक्टर डिगे के ओपिनियन के अकॉर्डिंग देखो क्या बोलते हैं, भोपाल विक्ट्री वॉज द हाइएस्ट टाइम ऑफ द मराठा सक्सेस कैंपेन। जो मराठास ने अभियान चलाया था सबसे ज्यादा तो हम कह सकते हैं ना जो विजय प्राप्त की थी मराठास ने वो भोपाल पर की थी बाय डिफीटिंग द कंबाइंड आर्मी ऑफ मुस्लिम्स एट भोपाल पर जो मुस्लिम्स की कंबाइंड आर्मी थी, मतलब जो उन्होंने कंबाइंड आर्मी की थी उनको हराकर जो पेशवा है वो क्या कर रहा है अब मराठास को बहुत ही अच्छी मिलिट्री पावर जो है उनको अच्छी तरीके से प्रूव किया उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर ऑफ द मराठास टू बी द बेस्ट इन द होल इंडिया में मराठास की पावर सबसे बेस्ट है ये इन्होंने ये शो कर दिया जब उन्होंने भोपाल के आसपास वाले एरिया में मुगल्स को हरा दिया था। अब देखो निजाम मुल्क ऑल्सो गिव 50 लाख रुपीज देता है बाजीराव को कंपनसेशन के लिए, जो उन्होंने जो युद्ध हुए थे उसमें जो उन्होंने डैमेज हुए हैं ना उसके लिए वो उनको 50 लाख रुपए देता है कंपनसेशन मुआवजा देता है। और जो मराठा है वो स्नैच करते हैं आइलैंड ऑफ बाजिन फ्रॉम पुर्तगीज से, आइलैंड छीन लेते हैं वो 1739 एडी में। और बाजीराव जो है स्टैब्लिश करते हैं फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर को बाजीराव के अपने कंट्रोल में नींव रखते हैं उसकी मराठा पावर की, और वो उनकी डेथ हो जाती है फिर 1740 में वो पास हो जाते हैं। तो देखो उन्होंने 50 लाख रुपीज लिए मतलब कंपनसेशन मुआवजा लिया और फिर उन्होंने पुर्तगीज से आइलैंड को खोस लिया और फिर उन्होंने बाजीराव स्टैब्लिश करते हैं फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर को, फिर धीरे धीरे उनकी क्या है उनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखो बाजीराव के बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ बाजीराव की डेथ के बाद जो इनका लड़का है बाजीराव वो पेशवा बनते हैं। बाजीराव जो है हिमसेल्फ वो इतने जीनियस नहीं थे। ही यूज टू सीक द वो अपने कजन सदाशिव भाव की एडवाइस लेते थे, हर चीज पे उनके कजन की एडवाइस लेते थे क्योंकि इतने जीनियस नहीं थे वो। अंडर द सुपरविजन ऑफ सदाशिव भाव की सुपरविजन में तो इनके अंडर में रहकर ये जो पावर थी मराठा की रिच इट्स हाईएस्ट पीक पर चली जाती है इनकी हेल्प लेकर 1740 में। तो रघुजी भोसले जो थे ट्रैम्पल द मुगल सेवरल टाइम्स। अब रघुजी भोसले ने बहुत बार मुगल्स को कुचलने की कोशिश की थी सेंट्रल इंडिया में और अटैक किया था बंगाल पर। 1750 एडी में ट्रीटी वो साइन की जाती है राजा राम सेकंड और बाजी राव के बीच में, ताकि जो है एग्रीमेंट होती है रघुरूप भोसले की। अब ये जो ट्रीटी है इसको ट्रीटी ऑफ संगोला भी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो छत्रपति है वो एक नॉमिनल किंग होगा, जो रियल पावर होगी वो पेशवा के हाथ, वैसे भी जो रियल पावर है वो पेशवा के हाथ में थी। तो जो किंग होगा उसको तो नॉमिनल किंग बना दिया कि बस इसको नॉमिनेट करोगे कि ये किंग बनेगा, बन गया। और जो रियल पावर होगी ना वो पेशवा के हैंड में होगी, मतलब हाथों में होगी। पूना जो है नया सेंटर बनता है मराठा पावर का। 1751 में एडी में ये फोर्स करते हैं बंगाल रूलर अलीवर्दी खान को कि वो स्वीकार करो उड़ीसा टू द मराठास की, वो अब उड़ीसा जो है मराठास को दे दो, वो अलीवर्दी खान को बोलते हैं बात। और जो मराठा है ऑल्सो स्टार्टेड रिसीविंग चोथ फ्रॉम द बंगाल एंड बिहार। अब जो मराठा है ना, मराठास जो है ना वो अब क्या है ना बंगाल से और बिहार से भी उनको टैक्स जो है मिलना शुरू हो जाता है। अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत देखो किसके बीच में होती है। अब 14 जनवरी 1761 एडी में देयर वाज अ बैटल, अब बैटल होती है बिटवीन सदाशिव राव भाऊ और अहमद शाह अब्दली के बीच में बैटल होती है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और जो मराठा होते हैं वो इस वॉर में हार जाते हैं बहुत संघर्ष करने के बाद। सरदार जैसे कि विश्वराव, सदाशिव राव भाऊ, जशवंत राव, तनकोजी सचिंद्र
इंडिया एंड अबाउट 28 सोल्जर्स अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं इस वॉर में। अकॉर्डिंग टू द मराठा हिस्टोरियन कंशीराज पंडित के अकॉर्डिंग जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है वो बहुत ही ज़्यादा घातक जो है सिद्ध हुई है मराठास के लिए। अब देखो फ्रॉम 1752 एडी से लेकर 1756 एडी तक मराठा गोट एंड मराठा क्या मिलते हैं उनको, एश्योरेंस मिलता है उनको चौथ फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। अब देखो नॉर्थ इंडिया से भी अब उनको क्या मिलना शुरू हो गया, साउथ से तो मिलता ही था, बंगाल और बिहार से भी मिलना शुरू हो गया था उनको। अब नॉर्थ इंडिया से भी उनको टैक्स, चौथ मतलब कि जो टैक्स है ना वो उनको मिलना शुरू हो गया था। अब देखो 1758 एडी में जो मराठा है वो पंजाब को भी जीत लेता है और वहां पर अपने झंडे को जो अटक फोर्ट है वहां पर फहराते हैं। अब अहमद शाह अब्दाली जो एक्सेप्ट करते हैं इस चैलेंज, मराठास के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। जो रोहिला सरदार थे नजीबुद्दौला एंड नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला साइडेड विद द अहमद शाह अब्दाली। अब देखो जो रोहिला सरदार है नजीबुद्दौला और जो अवध के नवाब है सुजाउद्दौला, वो क्या करते हैं अहमद शाह अब्दाली के साथ मिलकर दोनों के दोनों क्या करते हैं, बोथ ऑफ देम वाज डिफीटेड बाय, मराठा जो सरदार है इन दोनों को हरा देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द फेमस हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग, सिडनी ओवल के अकॉर्डिंग, जो अहमद शाह अब्दाली है वो एक कट्टर मुस्लिम थे जो अपोज कर रहे थे इन अभियानों को जो मराठा शुरू कर रहे थे अगेंस्ट हिज फेलो बिलीवर्स ऑफ इस्लाम। अब जो मराठास अभियान चला रहे थे ना इनका वो क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे क्योंकि वो एक कट्टर मुस्लिम थे, उनको पसंद नहीं आ रहा था ये जो अभियान चला रहे हैं। तो सो वो डिसाइड करते हैं फाइट करने के लिए। तो 1761 एडी में देयर वाज एक बैटल होती है दो आर्मीज के बीच में पानीपत में, और दो ये बैटल है ना ये बहुत ही ज्यादा जो है डिसिसिव, निर्णायक जो है मराठास के लिए है और बालाजी बाजीराव के लिए बहुत ही ज्यादा निर्णायक जो है साबित होती है। मराठा जो है इसमें हार जाते तो बहुत ज़्यादा घातक होती है इनके लिए जो बैटल है। अब दे सफर बहुत ज़्यादा इनको मिलिट्री लॉस होता है मराठास को, और बालाजी बाजीराव कुडंट बियर इस डिफीट को वो सहन नहीं कर पाते हैं, वो सडनली उनकी मृत्यु हो जाती है 23 जून 1761 एडी में। अब देखो जो 2 पीएल मर्ज, दो मोती जो है मर्ज होते हैं, 27 गोल्ड पीसेस जो है डिसअपियर गायब हो जाते हैं, और सिल्वर एंड कॉपर काइनेट फुली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता सिल्वर और कॉपर को भी। तो कोड मैसेज ऑफ लॉस सफर्ड बाय मराठा इन द बैटल ऑफ पानीपत 1761 बाय अ मर्चेंट। तो हम कह सकते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो मराठास ने बहुत ज़्यादा जो है लॉस सफर किया था। अब हम पढ़ते हैं मराठा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन जो है किस पे बेस्ड है, वो एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन पर बेस्ड है। जो फॉर्म है मराठा एडमिनिस्ट्रेशन का ड्यूरिंग शिवाजी के टाइम पर वो बहुत ही विस्तारित थी, मतलब कि शिवाजी ने बहुत ही अच्छी तरीके से शासन किया था जो बहुत ही ज़्यादा एलोबरेटिव थे। सेवरल डिपार्टमेंट्स पर क्रिएटेड, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे अलग अलग ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरीके से किया जा सकते। अब छत्रपति शिवाजी के टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। जो महाराज थे हिमसेल्फ वो खुद ही एक सेंटर थे एडमिनिस्ट्रेशन का, इनके टाइम पर वो खुद ही सारी चीज़ों को चला रहे थे। अब महाराज जो है मेनली उनको छत्रपति का जो है टाइटल अज्यूम होता है जब इनका राज तिलक किया जाता है। तो कोरोनेशन ऑफ छत्रपति वाज डन इन ग्रैंड सेरेमनी अकॉर्डिंग टू वैदिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इनकी अच्छी तरीके से कोरोनेशन मतलब इनका राज तिलक किया जाता है। एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन, इनके राज तिलक के टाइम पर शिवाजी ने ये शपथ ली थी कि मैं हमेशा गाय को बचाऊंगा और ब्राह्मण्स को बचाऊंगा बाय अडोप्टिंग हिंदू पैट्रियार्की, समाज को जो पैतृक व्यवस्था है ना उसको मैं बचाऊंगा। अब देखो ही अज्यूम करता है टाइटल ऑफ हिंदू तत्व रिफॉर्मर, मतलब हिंदू तत्व मतलब जो हिंदुस्तान में जो चेंजेस लेकर आना है ना उनका इसको टाइटल अज्यूम करते हैं। ये छत्रपति जो है हेड है आर्मी का, फाइनेंस का, जस्टिस का, रिलीजन का, एडमिनिस्ट्रेटिव हर चीज़ का जो है वो लीडर कह सकते हैं या फिर जो हेड है वो छत्रपति थे। लेकिन फिर इसके बाद पेशवास बन जाते हैं। अब देखो 10 महाराज जो है वो मेन सेंटर है हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके बाद शिवाजी की डेथ के बाद जो पावर होती है महाराज की वो खत्म होना शुरू हो जाती है और इसको रिप्लेस की जाती है। किसके द्वारा रिप्लेस की जाती है ये पावर? पेशवा के द्वारा। पेशवा के पास आ जाती है ना सारी पावर, किंग का तो कोई रोल ही नहीं होता इसके बाद। अब पेशवा के बारे में पढ़ेंगे। दिस वॉज द प्राइम मिनिस्टर, अब ये प्राइम मिनिस्टर था किंग का। इन द एब्सेंस, किंग की एब्सेंस में जब किंग नहीं होते थे तो पेशवा सारे के सारे जो चीज़ें हैं वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, जो फाइनेंस है और जस्टिस है, रिलीजन है, सबको पेशवा ही देखता था जब राजा जो है एब्सेंट होते थे। ऑन गवर्नमेंट लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स ही यूज टू साइन आफ्टर स्टैम्प ऑफ, अब छत्रपति की स्टैम्प पर वो स्टैम्प की हेल्प लेकर वहाँ पर वो साइन करते थे जब छत्रपति नहीं होते थे या राजा नहीं होते थे। तो जो पेशवा है वो इतना पावरफुल नहीं था
शिवाजी के टाइम पर वो बहुत इनकी पोस्ट जो है छोटी थी, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इनके बहुत बड़े हो जाते हैं, यही सारी चीज़ अपने कंट्रोल में करते हैं। आफ्टर द शिवाजी की डेथ के बाद जो पोस्ट होती है पेशवा की, बहुत ज़्यादा वो बेनिफिट मिलता है उनको, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, जो वहाँ पर लोगों के बीच में जो डिस्टर्बेंस लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो पेशवा को बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है उस टाइम पर। जो पोस्ट होती है पेशवा की वो हेरिडिटरी बन जाती है, किसके टाइम पर, शाहू महाराज के टाइम पर इनकी जो पोस्ट होती है वो हेरिडिटरी बन जाती है। अब आफ्टर द ट्रीटी ऑफ संगोला की ट्रीटी के बाद, एग्रीमेंट के बाद 1750 एडी के बाद जो पेशवा है वो सारी की सारी ट्रांसफर कर देते हैं एंटायर पावर छत्रपति पेशवा के हाथ में। छत्रपति की सारी पावर, उनकी मृत्यु के बाद सारी पावर छत्रपति की जो है पेशवा के हाथ में आ जाती है। पेशवा ही सारी चीजों को देखेंगे। अब हम पढ़ते हैं अष्ट प्रधान परिषद के बारे में, मतलब एक काउंसिल थी 8 मिनिस्टर्स की। शिवाजी अपॉइंट करते हैं एक काउंसिल, 8 मिनिस्टर्स की काउंसिल को अपॉइंट करते हैं शिवाजी, और इसको बोला जाता है अष्ट प्रधान। इसका मेन एम होता है एडवाइस करना, हेल्प करना एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब किंग को हेल्प देना, और इसका मेन फंक्शन होता है कि वो एडवाइस देगा किंग को। इट वॉज अ डिसीजन ऑफ छत्रपति शिवाजी का डिसीजन है कि जो एडवाइस उन्होंने दी है ना 8 के 8 लोगों ने, वो एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है, किंग का फैसला है। अब जनरली जो टास्क है अष्ट प्रधान का वो है वॉज ओनली टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। शिवाजी जो भी उनको ऑर्डर देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, उनका काम है इसको फॉलो करना, राजा को हेल्प देना, एडवाइस देना, उनकी मर्जी है वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अब एंड टू सुपरवाइज हिज डिपार्टमेंट, और उनके जो डिपार्टमेंट उनको देखना। इन द जुरिसडिक्शन ऑफ अष्ट प्रधान के रूल के अंडर जो मिनिस्टर्स थे वो रिस्पॉन्सिबल टू शिवाजी को रिस्पॉन्सिबल थे, मतलब इनका मेन काम था शिवाजी को या किंग जो है उनको हेल्प देना, एडवाइस देना, और अगर उनकी एडवाइस अच्छी लगती तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं लगेगी तो नहीं करेंगे। अब ये थे मेन डिपार्टमेंट एंड मिनिस्टर, पेशवा, अमात्य, वकिया नाविस, दाबे सुमंत, अरंभ नाविस सचिव, ये नाम है मिनिस्टर्स के, डिपार्टमेंट है कि क्या क्या काम थे। सरे नौबत, न्यायाधीश एंड पंडित राव। अब देखो इस बात पढ़ते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब इसमें हम वो उसके बारे में पढ़ेंगे, सरदेश मुखी जो चौथ थे ना उसके बारे में पढ़ेंगे, वो क्या थे। देखो जो मेन सोर्स होता है इनकम का फॉर द मराठा स्टेट का वो एग्रीकल्चर टैक्स होता है। और अदर देखो जो इनकम का जो मेन सोर्स होता है ना कि पैसे कहाँ से आएंगे, वो टैक्स से आते हैं ना। तो यहाँ पर भी एग्रीकल्चर टैक्स लगाए गए थे, और भी जो टैक्स थे वो लगाए गए थे लोगों पे। अब जो 1/10 पार्ट है ना उनकी जो प्रोडक्शन है फार्मर्स की, जो खेती कर जो भी उनको पैसे वगैरह कमाते हैं ना, उनका 1/10 पार्ट जो है वो उनको देना पड़ता है किंग को, कलेक्टेड एज, और उसको कलेक्ट किया जाता है सरदेशमुखी टैक्स के तौर पर। सरदेशमुखी टैक्स क्या था, जो लोग फार्मर्स हैं वो अपनी एग्रीकल्चर से, प्रोडक्शन से जो 1/10 पार्ट है वो किंग को देंगे, तो उसको सरदेशमुखी टैक्स बोला जाता था। अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम, और दूसरा जो सोर्स है पैसे कमाने का वो दूसरा टैक्स है चौथ। तो हम कह सकते हैं जो चौथ है और जो स्वदेशमुखी है ये दोनों के दोनों टैक्स है जो लोगों से कलेक्ट किए जा रहे थे इनकम के तौर पर। इट वॉज द कलेक्टेड फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री से भी, नेबरिंग जो स्टेट्स है ना वहां से भी इनको क्या किया जा रहा था, कलेक्ट किया जा रहा था। 1/4 इनकी, देखो एग्रीकल्चर जो करते थे ना, कृषि कर रहे थे, उनसे 1/10, और जो आसपास की स्टेट्स हैं उनसे 1/4 जो इनकम है उनका पार्ट वो दिया जा रहा था। अब अपार्ट फ्रॉम दिस जो मेन सोर्स थे इनकम ऑफ द स्टेट्स के लिए, वो हाउस भी टैक्स लगा रहे थे, वो इरिगेटेड लैंड पे टैक्स लगा रहे थे, कस्टम ड्यूटी टैक्स भी लगा रहे थे, तो बहुत सारे टैक्स लगा रखे थे, वहीं से इनके पैसे आते थे। अब मिलिट्री देखो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवाजी के टाइम पर जो मराठा है वो बहुत पावरफुल आर्मी बनाते हैं वो अपनी, एंड जिसकी सैलरी जो है वो डायरेक्टली जो खजाना है ना, रॉयल खजाना, वहां से वो आर्मी को पैसे दिया करते थे, सैलरी देते थे। शिवाजी नेवर डिपेंडेड ऑन द, शिवाजी कभी भी जो है आर्मी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, फेडेट्रीज की जो आर्मी है उनके ऊपर कभी डिपेंड नहीं होता है। पद्धति वॉज द कैवलरी चीफ इन द मराठा आर्मी, जो घोड़े पर सवार होते थे ना। पद्धति जो था वहाँ का क्या था, मेन घोड़ों का जो सरदार था, मतलब जो घोड़ों से लड़ाई करते थे ना, घुड़सवारी जो थी, अब उनका जो हेड है वो पद्धति था। हॉर्समैन वो डिवाइड, हॉर्समैन को भी बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, जैसे बगीर, सिलदार, पागा एक्सेट्रा। अब जो आर्मी है ना वो रेगुलर थी और वेल इक्विप्ड थी। एंटायर आर्मी यूज टू कम अंडर एक ऑफिसर नाम जिसका नाम है सरे नौबत, उसके अंडर में आती थी सारी की सारी आर्मी। शिवाजी इंक्लूड करते थे सोल्जर्स ऑफ हर एक रिलीजन, हर एक धर्म के, हर एक जात के, और मतलब कास्ट के सभी जो उनके आर्मी में इंक्लूड थे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था किसी के साथ। इन्होंने बहुत सारे जो है बेड़े भी बनवाए थे कोलाबा में, और अंडर द पेशवा के अंडर जो आर्मी है, सेंट्रल आर्मी, बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, हैड बिकेम फ्यूडल इन नेचर में।
अब दे स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग द ह्यूज जगीदास टू द आर्मी इन ल्यू ऑफ कैश सैलरी। अब जो ये थे ना पेशवा थे, वो क्या कर रहे थे, जो बड़ी बड़ी जगीज थे ना उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ये सैलरी के तौर पर। अब पेशवा जो है सेटअप बहुत सारी फैक्ट्रीज को पुणे में और जुन्नर में बनवाते हैं ताकि उनको क्या बन सके, तोप जो है तोप को बनाई जा सके आर्मी में हेल्प करने के लिए, तो ये फैक्ट्रीज बनाते हैं पुणे में और जुन्नर में। अब यहाँ का जुडिशियल सिस्टम देखो क्या था। इन द मराठा एम्पायर में जस्टिस वॉज डन अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन। जो एंशियंट जो पुराने टाइप के जो ट्रेडिशन रीति रिवाज थे ना उसके तौर पर जो है जस्टिस दी जाती थी लोगों को। जो सुप्रीम हेड है जस्टिस का वो होता है छत्रपति या पेशवा। अब ही यूज टू गिव डिसीजंस विद द हेल्प ऑफ जज एंड पंडित राव। और जो पंडित राव है और जो वहाँ के जज है उनकी हेल्प से वो लोगों को क्या डिसीजन सुनाते थे। तो कौन सुनाते थे, सुप्रीम हेड कौन है वहाँ का जस्टिस का, तो छत्रपति है चाहे पेशवा है। अब ये पंडित राव और जो जज है उसकी हेल्प से डिसीजन सुनाते थे छत्रपति या पेशवा। अब जो शिवाजी की कोर्ट है उसको बोला जाता था धर्मसभा और हुजूर हजीर माजिलिस। तो हुजूर हाजिर माजिलिस और धर्मसभा शिवाजी की कोर्ट को बोला जाता था। और पाटिल इन द विलेज में, ममलतदार इन द डिस्ट्रिक्ट। देखो पाटिल तो विलेज में क्या कर रहा था, वहाँ की संभाल रहा था, और ममलतदार जो है डिस्ट्रिक्ट में, और सार सूबेदार स्टेट में जुडिशियल वर्क्स करते थे। मतलब जस्टिस दिलाने का जो काम है गांव में पटेल कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट में ममलतदार कर रहे थे और स्टेट में सार सूबेदार कर रहे थे। पंचायत यूज टू, और पंचायत जो है वो जो लड़ाई झगड़े जो चल रहे हैं ना गाँव में उसको संभालती थी पंचायत। अब जुडिशियल सिस्टम जो है मराठा का वो बहुत ही जो है रिजिड डिफिकल्ट था और थोड़ा रिफॉर्मेटिव था, चेंजेस होते रहते थे। अब हमने देखा है कि जो मराठा है एक बहुत ही पावरफुल स्टेट जो ऑर्गेनाइज होते हैं शिवाजी की लीडरशिप के अंदर साउथ इंडिया में। अब पेशवा जो है जैसे शिवाजी ने अपनी पॉलिसी ऑफ एक्सपेंड किया था, उसके बाद जो है पेशवा वहाँ पर एक्सपेंड करते हैं अपने साम्राज्य को। और जो द सेफ्रॉन फ्लैग जो है मराठा का जो है ऑल ओवर वेविंग ऑल ओवर इंडिया, पूरी की पूरी इंडिया पर वो अपने झंडे को फहराते हैं। मराठा एम्पायर बिगेन टू डिसइंटीग्रेट 19th सेंचुरी में, वो खत्म होना शुरू हो जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाती है, आ जाती है, और वो अपना मराठा स्टेट को क्या कर लेती है, स्टैब्लिशिंग सब्सिडरी अलायंस विद द मराठा। अब जो सोल्जर्स थे ना, मतलब जो वहाँ के सरदार थे मराठा के, अब वो क्या करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के साथ ट्रीटी करते हैं सब्सिडरी अलायंस की। अब सब्सिडरी अलायंस क्या, देखो सब्सिडरी अलायंस एक टाइप का अलायंस है जो कि ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया की इस कंपनी के साथ और जो मराठास थे उनके साथ हुआ था। इसमें क्या था कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है जिस भी स्टेट पर सब्सिडरी अलायंस को अलाउ करती है रखती है, तो उसका मतलब है कि वो जो जब भी वॉर वगैरह होगा, कोई भी एक्सटर्नल अटैक्स होंगे ना, तो वो कंपनी जो है उस स्टेट को प्रोटेक्शन देगी। तो ये एक ऐसी हम कह सकते हैं ट्रीटी है विद द हेल्प ऑफ कंपनी इन क्वेश्चन वुड बी प्रोवाइडेड विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल अटैक्स। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने और मराठा के जो रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स थे, उनके बीच में एक ट्रीटी हुई जिसमें मराठा या फिर कोई भी जो स्टेट सब्सिडरी अलायंस के अंडर में आती है तो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी हेल्प देगी। कोई भी अटैक्स वॉर वगैरह हुआ ना तो उस स्टेट को प्रोवाइड की जाएगी हेल्प। अब हम यहाँ की जो है एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। जो बुक थी राइज ऑफ मराठा पावर वो किसने लिखी थी, महादेव गोविंद रनाडेडी ने लिखी थी। अब जो नेम है शिवाजी की मदर का वो जीजाबाई है, और जो डैश इज ऑल्सो कॉल्ड द मराठा मैग्ना कार्टा। अब किसको मराठा मैग्ना कार्टा बोलते हैं, जो मराठा मुगल ट्रीटी ऑफ 1719 है उसी को मराठा मैग्ना कार्टा बोला जाता है। और ऑन द ओकेजन ऑफ कोरोनेशन जब राज तिलक किया जाता है तो शिवाजी एज्यूम करते हैं किसका टाइटल, छत्रपति का। अब देखो मैच द फॉलोइंग करेक्टली। जो छत्रपति का जो कोरोनेशन है वो कब होता है, वो होता है 6 जून 1674 AD में। बाजीराव फर्स्ट कौन थे, ग्रेट योद्धा थे वो, ठीक है। अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है कब होती है, वो सदाशिव राव के बीच में होती है। और जो सुमंत है वो कौन है, फॉरेन मिनिस्टर है। शिवाजी के फादर का नाम शाहजी भोसले है। अब जो फिल्म द ब्लैंक्स है ABCD, मैंने इसमें B वाला छोड़ा है और मैं चाहती हूँ आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इसका क्या आंसर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।